हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ कोपिंग स्ट्रेटजी फॉर स्ट्रेस के लिए। कोपिंग स्ट्रेटजीज होता क्या है, सबसे पहले ये बात करेंगे। कोपिंग स्ट्रेटजी का उपयोग हम उस कंडीशन पे करते हैं जब हम तनाव को कम करने के लिए किसी प्रकार का बिहेवियर करते हैं जिससे कि हमारा तनाव कम हो सके। इसके लिए अलग अलग प्रकार के साइंटिस्ट ने बहुत सारी स्टडीज की हुई हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कोपिंग स्ट्रेटजी किसको कहा जाएगा, ये जानने के लिए इस कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना जरूरी है। कोपिंग और स्ट्रेसफुल एक डायनामिक प्रोसेस में चलता है। ये कंटिन्यूअस चेंजेस और बदलाव की कंडीशन पे चलता है। कोपिंग इज नॉट अ वन टाइम एक्शन। कोपिंग एक टाइम चेंजेस की कंडीशन नहीं है, बल्कि यह कंटिन्यूअस होता रहता है। कोपिंग बिहेवियर एक एफर्टफुल बिहेवियर होता है। इसका मतलब ये है कि जब तक आप किसी तरीके का एफर्ट नहीं दिखाएंगे किसी स्ट्रेस को कम करने के लिए, तब तक वो आप कम नहीं कर पाएंगे। ये मुख्य रूप से ये प्रभावित होता है किससे, जो कि आदमी के पास किस तरीके का रिसोर्स है उस पर डिपेंड करता है। अगर आदमी के पास बहुत सारा रिसोर्स है तो वो बहुत अच्छे से उसको मैनेजमेंट कर पाएगा स्ट्रेस को। अगर उसके पास अच्छे मैनेजमेंट के लिए तरीके नहीं है तो अच्छे से उसका उपयोग नहीं कर पाएगा मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। कोपिंग बिहेवियर एक लर्न बिहेवियर होता है। आदमी जितनी अधिक अच्छे ढंग से ट्रेंड रहता है, उसके अंदर बहुत अच्छा नॉलेज या अच्छी एक्सपर्टाइज है, तो बहुत अच्छे से उसको मैनेज कर सकता है। इसको कोपिंग स्ट्रेटजी को बहुत सारे तरीकों में साइंटिस्ट ने अलग अलग स्टडी किया है। बहुत सारे रिव्यूज को मैंने देखा हुआ है, बहुत सारी स्टडीज देखी हुई है, अलग अलग तरीके उपयोग किए हैं। पर मुख्य रूप से जो तरीके उपयोगी हैं मैं उसके बारे में बात करूंगा। एक प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग बिहेवियर पैटर्न होता है। ये होता क्या है, प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग स्ट्रेटजीज में व्यक्ति किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम और सिचुएशंस जो होता है उसमें चेंज लाने की कोशिश करता है। यानी कि अगर कोई स्ट्रेस, मान लीजिए कोई स्ट्रेस किसी कंडीशन से आदमी में पैदा हो रहा है, तो उस सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करेगा, या तो उसके कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढेगा या उसमें कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेगा, और तब जाके उस स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने की कोशिश करता है। दूसरी कंडीशन इसमें एक और होती है जिससे व्यक्ति अवॉइड करने की कंडीशन का उपयोग करता है, यानी कि उससे दूर रहने की कंडीशन का उपयोग करके व्यक्ति स्ट्रेस को कोप करता है। देखिए, प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग स्ट्रेटजीज में मुख्य रूप से आदमी क्या करता है, सबसे पहले तो प्रॉब्लम्स को डिफाइन करता है कि आखिर एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ से प्रॉब्लम्स पैदा हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स है, और उसकी जो सिचुएशन होते हैं उसको बार बार इवैल्यूएट करता है। ठीक है, और उसके बाद अल्टरनेटिव्स, कुछ सोल्यूशन होते हैं उसको ढूंढता है ना, और जो चेंजेस लाता है अपने गोल्स में। मान लीजिए कि देखेगा कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन जिसको मैनेजमेंट किया जा सकता है या कोई दूसरी सिचुएशंस के दूसरे कंडीशन के माध्यम से उसको कम किया जा सकता है, तो अपने गोल को चेंज करके भी उसको चेंज किया जा सकता है। या तो जैसे किसी आदमी को मैनेज करना है किसी तरीके का स्ट्रेस, तो कोई नई स्किल्स को भी सीख के उस कंडीशन को हटा सकता है। देखिए, इस पे हम लोग दो कंडीशन की बात करेंगे प्रॉब्लम फोकस स्ट्रेटजी में। एक अप्रोच जिसको कि कन्फ्रंटेटिव अप्रोच बुलाया जाएगा, कन्फ्रंटेटिव मेथड, और एक है अवॉइडेंस मेथड जिसमें मिनिमाइजिंग की कंडीशन होगी। कन्फ्रंटेटिव कोपिंग मेथड क्या होता है, वो ज़्यादातर सक्सेसफुल कंडीशन होता है कंपैरिजन टू अवॉइडेंट कोपिंग। ठीक है, अवॉइडेंट जो कंडीशन होता है वो शॉर्ट टर्म जो थ्रेट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म जो कंडीशन होते हैं उसमें ज़्यादातर हेल्पफुल होता है। ऐसे कोई छोटा कोई सिचुएशन है जिसमें आदमी अगर उसे हट जाएगा तो भी काम बन जाएगा, है ना। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें कि आदमी हट नहीं सकता। देखिए, कन्फ्रंटेटिव और अवॉइडेंट होता क्या है, कन्फ्रंटेटिव का मतलब ये होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए किसी आदमी के पास जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन आया
तो उससे क्या करेगा, वो सीधा उसका सीधा सीधा सामना करेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्यों हो रहा है, और उसको दूर करने की कोशिश करेगा। मान लीजिए कि कोई ऐसा सिचुएशन है जिसमें व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है और उसको किसी टीचर्स ने बताया है कि वो उसके सब्जेक्ट में फेल होने वाला है, तो क्या करेगा, उस सिचुएशन पे दो कंडीशन होगा। या तो उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से फेस करेगा कि भाई मैं फेल क्यों होने वाला हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा, है ना, मेहनत करेगा, नए नए टेक्निक सीखेगा, नए नए स्किल सीखेगा, है ना, और तब जाके उस सिचुएशन को हटा सकेगा, है ना, तो उसे उस स्ट्रेस को कोप करने में मदद मिलेगी। या तो उसको मान लेगा कि भाई फेल ही हो जाऊंगा, छोड़ देता हूँ, कुछ नहीं करेगा, है ना, तो अवॉइड करने की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, इसका एक और जो डिफरेंसेस है ये कैसे समझ सकते हैं आप। अवॉइडेंस जो होता है वो कभी भी उस सिचुएशन पे नहीं किया जा सकता है, जैसे कि किसी आदमी के अंदर अवॉइडेंस जो टेक्निक्स होता है जो आदमी यूज करता है उसमें ज़्यादातर कॉग्निटिव और इमोशनल एफर्ट्स की कमी पाई जाती है ना। अगर कॉग्निटिव और इमोशनल एफर्ट ज़्यादा टेक्निक्स उसके पास नहीं है तो आदमी अवॉइड कर जाता है। आप देखेंगे कई आदमी जो सिचुएशन जो छोटा भी कंडीशन स्ट्रेसफुल है, आदमी उसको अगर नई स्किल से सीख भी सकता है, पर क्या करते हैं उसमें उतना इमोशनल और कॉग्निटिव इनफ रूप से नहीं है, तो उसको क्या करेगा, वहां से हट जाएगा, छोड़ जाएगा उसको, है ना। तब अवॉइडेंस की कंडीशन उपयोग की जाती है, ज़्यादातर ऐसे लोगों में पाया जाता है ना। जो कोपिंग स्ट्रेटजीज होता है वो मोस्ट रूप से बेटर मेंटल हेल्थ को प्रदान करता है। जैसे कोपिंग स्ट्रेटजी अगर कोई कॉन्फ्रंटेटिव का उपयोग कर रहा है और कोई अवॉइडेंस का उपयोग कर रहा है, तो ज़्यादातर जो कॉन्फ्रंटेटिव का उपयोग करते हैं वो अवॉइडेंस की उपयोग करने वाले लोगों की तुलना में ज़्यादा अच्छा मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के आउटकम को शो करते हैं। एक ये जो भी रिसर्च से रिलेटेड बेस्ड मैंने स्टडी किया था, रिव्यू किया था, उसके आधार पे मैं ये चीज़ों को बता रहा हूँ। आप इसके बहुत सारे साइंटिफिक्स आपके एविडेंस या रिव्यू जो इसको सपोर्ट करते हैं वो आपको मिल जाएंगे हर एक पॉइंट के। मेरे इस चैनल के माध्यम से ये बताना है कि आप रिसर्च में किस तरीके से आप हर एक टर्म्स को उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम कोई भी मैं वीडियो जब भी बनाता हूँ तो उसका मेरा यही पर्पस होता है कि हम उसको साइकोलॉजिकली किस तरीके से प्रैक्टिकल रिलेवेंस में उसको ला सकते हैं। जो रिसर्चेस हैं उसकी क्या सपोर्ट है, मैं इसके बारे में ही बात करता हूँ। प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग स्ट्रेटजीज जो होता है और जो अवॉइडेंस स्ट्रेटजी होता है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो पीपल प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग का उपयोग करते हैं वो कम डिप्रेशन को शो करते हैं, लेकिन जो अवॉइडेंस का ज़्यादा उपयोग करते हैं वो ज़्यादातर टाइम डिप्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है, एक और टेक्निक्स के बारे में बात करूँगा जो सोशल सपोर्ट होता है। सोशल सपोर्ट बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी स्ट्रेस की कंडीशन को कोप करने के लिए। इसमें मुख्य रूप से 3 सोशल सपोर्ट के बारे में वैज्ञानिकों ने बात किया है: टेंजिबल सोशल सपोर्ट, इमोशनल सोशल सपोर्ट और इंफॉर्मेशन सोशल सपोर्ट। देखिए, टेंजिबल सोशल सपोर्ट का सीधा मतलब होता है कि आप उसमें किसी तरीके का, जैसे कि उनको किसी तरीके का कोई सामान प्रदान कर देते हैं, जैसे कोई संपत्ति, कोई भोजन, खाने पाने की चीज़ें होती हैं, उसको दे करके उस आदमी की समस्या का समाधान हो जाता है ना। और इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन सोशल सपोर्ट मतलब होता है उसको कोई जानकारी दे के, कोई अच्छा विचार दे के उसकी समस्याओं का समाधान कर दे और जिससे वो स्ट्रेस को कम करने में उसको हेल्प हो सके। इमोशनल सोशल सपोर्ट क्या होता है, इमोशनल सोशल सपोर्ट में आदमी के साथ खड़े रहना होता है। आप देखेंगे कि किसी तरीके का आपकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम हो गया तो आपके फैमिली वाले बिल्कुल आपके साथ खड़े रहेंगे और आपको बोलेंगे कि भाई आप के साथ हम खड़े हैं, आपको किसी भी तरीके का टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, आपकी समस्याओं के साथ ना निपटने के लिए ना लगातार वो खड़े रहते हैं। तो सोशल सपोर्ट क्या होता है, सोशल सपोर्ट में किसी भी परिस्थिति या
तनाव से निपटने के लिए ये आपके जो आसपास के आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके मम्मी पापा चाचा चाची जो भी हैं, पति पत्नी दोस्त, जो भी कोई लोग हैं, जो क्लब है ना, कोई पार्टी है, वो आपकी मदद करते हैं आपकी समस्याओं को समाधान करने में और उस स्ट्रेस से कोप करने में, है ना। देखिए, ज़्यादातर इस कंडीशन पे सोशल सपोर्ट का जो रोल होता है ना, जो ज़्यादा ही सोशल सपोर्ट रिसीव करते हैं, जो लोग सोशल सपोर्ट को ज़्यादा रिसीव करते हैं, उनमें भी स्टडीज़ ये शो करता है, बहुत सारे रिसर्चेस के एविडेंस हैं, जी इसलिए मैंने इस सेंटेंस को लिखा हुआ है कि जो ज़्यादातर सोशल सपोर्ट रिसीव करते हैं उनमें न्यूरोलॉजिकल और कॉर्टिसोल रिएक्टिविटी दिखाई देती है ना। अगर लेजर रिएक्टिविटी है, इसका मतलब है कि कॉर्टिसोल लेवल कम रिलीज हो रहा है ना। तो कॉर्टिसोल लेवल अगर कम रिलीज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि डिप्रेशन से वो दूर जा रहे हैं। कॉर्टिसोल की मात्रा डिप्रेसिव पेशेंट में हाई अक्सर देखी गई है, बहुत सारे रिसर्चेस हैं जो कॉर्टिसोल हाई लेवल जिनमें पाया जाता है वो डिप्रेसिव पेशेंट्स में पाया जाता है। तो जो न्यूरोलॉजिकल और कॉर्टिसोल रिएक्टिविटी चेंजेस होते हैं वो शो करते हैं कि भाई सोशल सपोर्ट का एक बड़ा रोल होता है ना। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि जो सोशल रिलेशनशिप आदमी के इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है। अगर अच्छे सोशल सपोर्ट मिल रहे हैं तो इम्यून सिस्टम के माध्यम से व्यक्ति के फिजिकल हेल्थ को प्रभावित करता है। इसके भी आपको स्टडीज मिल जाएंगे देखने को। देखिए, इन कंडीशंस को कौन कौन सी कंडीशन प्रभावित करती है ना, आपके कोपिंग को कौन कौन से सिचुएशन प्रभावित करती है। ये स्टडीज के लिए जब मैंने कुछ रिव्यू किया तो मुझे पता चला कि जो प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग स्ट्रेटजीज होता है वो बहुत सारे आदमी के पर्सनालिटी, उसकी जीन्स और इन्वायरमेंट के कारण प्रभावित होता है। जैसे कि जो आदमी ज़्यादा ही एक्सपीरियंस है सिचुएशंस को कंट्रोल करने में, है ना, जिस आदमी के अंदर अच्छा सेल्फ कंट्रोल है ना, जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अच्छी है, जो अच्छा टैलेंटेड है, वो समस्याओं का बहुत आसानी से समाधान कर लेते हैं और स्ट्रेस को भी बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। एक नेगेटिव इफेक्टिविटी ये देखा गया है, या तो जो ज़्यादातर न्यूरोटिक पर्सनालिटीज होते हैं उनमें कोपिंग की कंडीशन बहुत कम होती है, वो स्ट्रेस को ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन उसके विपरीत जो पॉजिटिव इमोशनल स्टेट होते हैं, जैसे कि ऑप्टिमिज्म, आशावादी होना, है ना, या जिनके अंदर साइकोलॉजिकल कंट्रोल अच्छा है, या जो हाई सेल्फ स्टीम होता है, उनमें ये जो कोपिंग कंडीशन होती है बहुत अच्छी होती है, वो स्ट्रेस को बहुत अच्छे से कोप कर पाते हैं। और ये भी देखा गया है स्टडीज में कि जिनमें हाई सेल्फ स्टीम होता है उससे HPA एक्सिस भी एक्टिविटी प्रभावित होता है। HPA एक्सिस मतलब कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस जो होता है उसमें भी जो कोर्टिसोल लेवल है वो इस HPA एक्सिस की एक्टिविटी में आता है। इसके अलावा एक तरीका है जो सोशल सपोर्ट के अलावा, इसके अलावा जो ये तरीके हैं जिससे आदमी स्ट्रेस को कोप करता है वो है इमोशनल फोकस्ड कोपिंग स्ट्रेटजी। जैसे कि जो इमोशनल फोकस्ड कोपिंग स्ट्रेटजीज होता है, इस सिचुएशन में व्यक्ति क्या करता है, समस्या का जब समाधान करता है ना, तो वो मुख्य रूप से उस सिचुएशन पर ध्यान नहीं देता है, उस सिचुएशन से, उस प्रॉब्लम से जो इमोशंस, जो सामयिक अनुक्रिया है उस पर व्यक्ति ध्यान देता है। व्यक्ति उस सिचुएशन को कंट्रोल कर नहीं सकता। इसको इसलिए इमोशनल फोकस्ड कोपिंग स्ट्रेटजी कहा गया क्योंकि इसमें व्यक्ति जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है ना, उससे जो उत्पन्न उसका इमोशन होता है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। क्योंकि जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है या स्ट्रेस होता है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, या जिसके कारण स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो या तो बिल्कुल बहुत ही अनकंट्रोलेबल कंडीशन में होगी या तो वो बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम्स होगी। तो इस वजह से इमोशंस फोकस में
व्यक्ति जो अपनी चिंताओं का यानी कि अपने स्ट्रेस को कम करने का प्रयास करता है, वो ये रहता है कि उसके इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ना कि उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, क्योंकि इसमें जो समस्या होती है ना बहुत गंभीर होती है और उसको ना बदला नहीं जा सकता, इसलिए वो इस तरीके की स्ट्रेटजी को उपयोग करते हैं। इसमें दो तरीके के मुख्य रूप से स्ट्रेटजी का उपयोग किया जाता है, बिहेवियरल स्ट्रेटजी और कॉग्निटिव स्ट्रेटजी। बिहेवियरल स्ट्रेटजीज में क्या होता है कि उसमें या तो जब व्यक्ति स्ट्रेस को कोप करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज करना शुरू कर देगा, या तो देखिए दूसरे तरीके के मालएडेप्टिव बिहेवियर को अपनाना शुरू कर देगा, अल्कोहल लेना शुरू कर देगा, सिगरेट पीना शुरू कर देगा, है ना, ड्रग्स का अलग अलग तरीके नशों का सेवन करना शुरू कर देगा। टाइम मैनेजमेंट एक बिहेवियरल स्ट्रेटजी में उपयोग किया जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब कोई उस सिचुएशन पे होता है या स्ट्रेस को कोप करना है तो लगातार अपने टाइम का मैनेजमेंट करेगा, हर समय को लिखना, क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उसका एक क्रमबद्ध सूची बनाकर उसके अनुसार जब काम करेगा तो उसे जो उसमें जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं उसको थोड़ा कंट्रोल करने में उसमें मदद मिलेगी। कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज में क्या होता है, कॉग्निटिव स्ट्रेटजी में व्यक्ति क्या करता है, सिचुएशन की मीनिंग में चेंजेस लाता है। सिचुएशन की मीनिंग में चेंजेस कैसे लाएगा कि उसको पुनर्मूल्यांकन करेगा, है ना। तो ये पाता है कि जो सिचुएशन उस अभी पैदा हुई है वो वास्तविक में उतनी कठिन नहीं है या उतनी गंभीर सिचुएशन नहीं थी जितना कि वो समझ रहा था, है ना। इस कंडीशन को कई साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने बताया है कि इसको कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग कहा जाता है। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग देखिए कई सिचुएशन में वो बहुत विकृत डिस्टॉर्ट हो जाता है ना। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग में व्यक्ति अपने आप को कई बार हम धोखा दे देते हैं, है ना, क्योंकि पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। समस्या हो सकता है कि हम बहुत गंभीर हो और हम उसको पुनर्मूल्यांकन करके ये सोच रहे हैं कि वो सिचुएशन उतनी गंभीर नहीं है, तो ये एक कठिन ये बहुत परिणाम इसका बुरा भी हो जाता है कई बार। इन जो संज्ञानात्मक जो ये कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज है इसको फ्राइड ने डिफेंस मैकेनिज्म कहा है। मुख्य रूप से डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो 7 जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको यहाँ पर कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज के रूप में फ्राइड ने उपयोग किया हुआ है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। डिफेंस मैकेनिज्म को एक अलग वीडियो में मैं सेपरेट से बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आने वाली हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें।